बीकॉम पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों, आज हम उपकारी समूह तथा ठेका लागत निर्धारण रीति के अंतर्गत लेखा वर्ष के अंत में अपूर्ण ठेके क्या होते हैं तथा किस प्रकार से इस संबंध में कार्य को विभाजित किया जा सकता है। विद्यार्थियों, कुछ ठेके दीर्घ अवधि में पूरे किए जाने वाले होते हैं, जैसे बड़े भवन, बांध या पुल का निर्माण इत्यादि। ऐसे ठेके एक ही लेखा अवधि में पूर्ण नहीं होते, बल्कि 1 या 2 वर्ष या इससे भी अधिक अवधि में पूर्ण हो जाते हैं। ठेकेदार इतनी लंबी अवधि तक ठेकेदारा से ठेके पर हुए व्यय के भुगतान के लिए इंतज़ार नहीं करता है। ऐसी स्थिति में वो ठेकेदार से निर्माण के निश्चित स्तर पर कार्य पूर्ण करने या उसका प्रमाण, जिसको हम सर्टिफिकेशन कहते हैं, करवा लेता है, ताकि वो प्रमाणित स्तर जो उसका मूल्य बनता है उस राशि के लिए वो अपना बिल ठेकेदाता के भुगतान के लिए दे देता है, अथवा उस कार्य में किसी इंजीनियर अथवा शिल्पकार या आर्किटेक्ट की सहायता ली जा सकती है। विद्यार्थियों, सामान्यतः ठेकेदाता उस ठेकेदार के बिल का पूर्ण भुगतान नहीं करता है, बल्कि प्रमाणित कार्य के मूल्य का एक निश्चित प्रतिशत, जो 60 से 90% के मध्य में हो सकता है, का नकद भुगतान कर देता है, ताकि बाकी राशि ठेकेदाता द्वारा लूट ली जाती है, जिसको रिटेंशन मनी भी कहा जाता है। इस राशि को रोकने का अभिप्राय जो आधे अधूरे कार्य ठेकेदार ने छोड़ रखे हैं, उनके पूर्ण होने पर ही, उसकी सर्टिफिकेशन देने के बाद ही उस कार्य को पूर्ण करने पर वो रिटेंशन मनी को वापस किया जा सकता है। ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्य के एक निश्चित स्तर पर पूछने तथा उससे प्रमाणीकरण करने में कुछ समय लगता है। सामान्यतः ठेकेदार उस स्तर पर अपना निर्माण कार्य बंद नहीं करता, बल्कि उसे चालू रखता है। इस प्रकार वर्ष के अंत में कुछ निर्माण कार्य ऐसे हो सकता है जो कि ठेकेदार द्वारा संपन्न कर लिया जाता है, किंतु अगले स्तर तक न पहुंच पाने के कारण अप्रमाणित रहता है। इस कार्य को अप्रमाणित कार्य वर्क अनसर्टिफाइड कहते हैं, ताकि इस कार्य के लागत मूल्य को भी वर्ष के अंत में ठेके का लाभ निर्धारित करने समय ध्यान में रखना पड़ता है। अतः वर्ष के अंत में अपूर्ण ठेकों के संबंध में संपूर्ण हुए कार्य को 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक कार्य जिसको हम कहते हैं प्रमाणित कार्य, जिसको हम सर्टिफाइड वर्क कहते हैं। दूसरा कार्य अनसर्टिफाइड वर्क। इन दोनों राशियों का ठेके खाते में क्रेडिट पक्ष में दिखाया जाता है। सर्टिफाइड कार्य और अनसर्टिफाइड कार्य, इन दोनों का योग मिलकर कुछ समायोजनों के बाद वर्क इन प्रोग्रेस समझा जाता है, जिसका विस्तरण अकाउंटिंग फॉर प्रॉफिट ऑन इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट्स में आपको समझाने की कोशिश की जा सकती है। विद्यार्थियों, ये जो अपूर्ण लेखों पर लाभ का लेखा, अकाउंटिंग फॉर प्रॉफिट फॉर ऑन इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट्स, इसके अंतर्गत लाभों का निरंतर
अर्जित होना। इसके अधीन आल्सो विवेकतापूर्वक उस ठेका प्रथा के कार्य को काम करना तथा लेखांकन की वसूली जो इनकम्प्लीट वर्क्स के आधार पर ठेकेदार द्वारा प्रमाणित न किया गया हो कार्य, उसको स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के आधार पर उसको दर्शाना आवश्यक है। अब जो ये स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स है, जिसको हम कहते हैं कैलकुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, इसको दो भागों में विभाजित किया गया है। एक साइड हम पर्टिकुलर्स के नाम से बताते हैं और दूसरा हम इसको टोटल एक्सपेंडिचर। इसमें आइटम्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्लस आइटम्स ऑफ माइनस द आइटम्स ऑफ द एक्सपेंडिचर माइनस द मटेरियल रिटर्न टू द स्टोर माइनस और द लेस मटेरियल एट साइट, उसके ऐड हम करते हैं कि जो प्रॉफिट हम, चाहे वो प्रॉफिट जो इनके टर्म्स एंड कंडीशंस में के आधार पर होंगे, उसको जोड़कर जो हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट प्राइस निकल कर आता है, उस कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को हम बाहर दर्शाते हैं। इसकी एक अकाउंटिंग प्रोसीजर्स बताए गए हैं। इनके अंतर्गत ये भी बताया गया है कि जो प्रविष्टियाँ ज़्यादातर इसमें होती है वो है मटेरियल परचेज्ड, मटेरियल इशूड फ्रॉम स्टोर, वेजेस पेड, इलेक्ट्रिक फिटिंग्स, indirect expenses, some contract costs, extra work done, cost price, wages outstanding occurred, material at site, materials turned to store, contract price including extra work, plant issued। ये सब चीज़ें कंट्रैक्ट के अकाउंटिंग के अंतर्गत हमको दर्शानी पड़ती हैं। और इसके अतिरिक्त अगर हमको इसके कुछ ठेका मूल्य कॉन्ट्रैक्ट प्राइस की प्रविष्टि करनी होगी तो हम उसको कंट्रैक्टर्स पर्सनल अकाउंट टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट दिखाते हैं। और जब बाय कंट्रैक्टरीज पर्सनल अकाउंट्स के रूप में चली जाती है तो कैश और बैंक अकाउंट को दिखाते हैं और कंट्रैक्टरीज पर्सनल अकाउंट को उस वक्त क्रेडिट किया जाता है। इस तरह से इन प्रविष्टियों को भी इस चैप्टर के माध्यम से समझाने की ज़रूरत पड़ती है। जहाँ तक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की बात आती है तो उसके अंतर्गत अप्रत्यक्ष सामग्री व्यय, अप्रत्यक्ष श्रम लागत, उत्पादन या निर्माण व्यय, प्रशासनिक व्यय या अन्य एक्सपेंडिचर्स जो उस कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस में उसको दर्शाया जा सकता है ताकि हमको उस कॉन्ट्रैक्ट के फीचर्स के बारे में पता चले। इस तरह से ठेका लागत निर्माण रीति का जो उस वर्ष में पूरे हुए कार्य हो, उन कार्यों के समक्ष जो अकाउंटिंग प्रोसीजर्स हो उसमें कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट मटेरियल या सिलेक्शन ऑफ द अकाउंटिंग प्रोसीजर को दिखाते हुए एक कॉस्ट शीट को प्रेषित किया जाता है। उस कॉस्ट शीट के अंतर्गत हर प्राइम कॉस्ट तथा स्ट्रक्चर्ड कॉस्ट, अनस्ट्रक्चर्ड कॉस्ट ये निकाल कर हम उसका एक्चुअल कॉस्टिंग प्रोसीजर को कोशिश कर देते हैं। थैंक यू वेरी मच।